मित्रों नमस्कार। आज मैं बातचीत करूंगा जाति जनगणना के जोखिम या खतरों पर। इसका एक तरह से ये एक प्राथमिक विश्लेषण है, प्रीलिमिनरी एनालिसिस है कि जातीय जनगणना जो अभी होने जा रही है 2027 में उसके क्या जोखिम में क्या खतरे हैं। या मैं ये कहना चाहूँगा कि जोखिम और खतरों से डर करके यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो उसकी कोई बात नहीं है, किंतु हमें उसकी तैयारी रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं ने जब जाति को इनकार करने का एक तरह से निर्णय लिया, किंतु हम उस दिशा में आगे बढ़ नहीं पाए, बल्कि और जाति का जो पक्ष है वो और अधिक मजबूत होता चला गया। अब इसका कारण क्या कहें, निश्चित तौर पर जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसकी गति धीमी रही और हम लोग जो हैं आर्थिक क्षेत्र में वो उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाए जिससे कि सभी नागरिकों को रोजगार का अधिकार दिया जा सके उनकी योग्यता के अनुसार। तो निश्चित तौर पर जब सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है तो उसका परिणाम होगा कि जाति प्रथा खत्म कैसे होती। फिर राजनीति ने जिस तरह से उसको उपयोग किया, एक सॉफ्ट टारगेट बना और अधिकांश जो नेता हैं वे जातीय आधार को लेकर चलने लगे और अनेक तो ऐसे हैं जो बेसिकली दे आर कास्ट लीडर्स और जैसा मौसम आता है वैसे वो राजनीतिक दल भी अपनी इच्छा अनुसार बदल लेते हैं और मतदाता की मजबूरी है कि वो फिर भी उसको वोट दे देते हैं, जबकि ऐसे लोगों का तो बहिष्कार होना चाहिए। किंतु ये राजनीतिक विषय है जो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी ना करके बात करूंगा, क्योंकि जो जातीय जनगणना होगी उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। एक तो जातीय जनगणना करने में जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज होंगी, जो इसको करने में जो कठिनाइयां आएंगी वो तो अपनी जगह पर हैं, खर्चे जो बढ़ेंगे वो अपनी जगह पर हैं, किंतु इसके उपरांत जब ये जनगणना हो जाएगी, इस जनगणना के मिले आंकड़ों को किस तरह से सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए उपयोग में लाया जाए, ये एक बहुत विवादास्पद विषय होगा और विभिन्न जो निहित स्वार्थी समूह हैं वे समूह आपस में टकराने लगेंगे। टकरा तो अभी भी रहे, अभी वो सोशल मीडिया पर जनरली देखते हैं जातियों को लेकर के कैसी कैसी पोस्टें, लोग अगड़े को पिछड़े को आपस में गाली गलौज बहुत निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करके, जैसे कि सारा निर्णय सोशल मीडिया पर ही हो जाएगा कि कौन किसको रिजर्वेशन देगा, कौन किसको फायदा देगा, कौन किसको नुकसान देगा, और कुल मिलाकर के उससे एक बदअमनी फैलती है और सामाजिक सद्भाव जो है जिसे कायम करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं, वो सामाजिक सद्भाव हिलता हुआ डगमगाता हुआ नजर आता है। तो ये स्थितियां हैं, इसलिए मैंने काम किया है जातीय राजनीति पर खासतौर पर, और इसके पहले सेंसस से भी मैं उपयोग करता रहा हूँ अपनी स्टडीज में। तो इसी पर मैं आगे विचार किया कि वैसे काफ़ी सामग्री मीडिया पर भी आई है, अखबारों में भी आई है, यूट्यूब पर भी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी इसको लेकर के वीडियो बनाए हैं, क्योंकि खासतौर पर सिविल सर्विसेज में, आरएएस में और भी कई जो साक्षात्कार जहाँ होता है या जहाँ ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, और इवन जो कॉरपोरेट है उसमें भी ये एक गर्म मुद्दा है कि इस पर क्या ओपिनियन आप रखते हैं। तो उसी को मद्देनजर मैंने इस पर कोशिश की है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे जातीय जनगणना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मैंने टाइटल दिया था। तो इस वीडियो को तो देखें ही, साथ में उस वीडियो को भी देखें ताकि ये पता चलेगा कि यह सेंसस की यात्रा, जनगणना की यात्रा किस तरह 1881 से नियमित रूप से शुरू होकर के और वर्तमान तक चली आई है। 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने 2027 में होने वाली नियमित जनसंख्या के साथ ही जातीय जनसंख्या कराने का निर्णय लिया, जिससे सब लोगों को चौंका दिया, क्योंकि ये डिसीजन अचानक आया था। तो विरोधी दल तो मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से रजिस्ट किया जा रहा था, बट फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यील्ड टू द डिमांड ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। तो हम भी देखते हैं, जैसा मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ या दूसरे साधनों से जानता हूँ कि 2019 के बाद से निरंतर ही जाति गणना की मांग उठती रही,
क्योंकि वंचित जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी योजनाओं का लाभ या सरकारी सेवाओं में लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी सोच से ग्रसित होता चला गया वंचित वर्ग कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमको नहीं मिल रहा है और हमारे हक को दूसरे लोग खा रहे हैं। तो इस तरह का सोच जो है, वैसे तो कोई बहुत स्वस्थ सोच नहीं है, किंतु ये सोच बन गया और इसको ये जिसने एक समस्या का रूप धारण कर लिया। तो कैसे इस सिचुएशन से निपटा जाए, और विपक्षी दलों ने जाति जनगणना को एक मुद्दा बना लिया, क्योंकि जाति का जो मसला है सब जानते हैं इस बात को। मंडल कमीशन के टाइम में एकदम वर्टिकल डिवीजन हो गया था सोसाइटी में कि आप मंडल के साथ हैं, कमंडल के साथ हैं, लेकिन अब मंडल और कमंडल का भेद खत्म होकर के अब सब एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों के पास जाति जनगणना एक मुद्दा रहा, उसको खास तौर पर आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में जाति जनगणना करवाई। वैसे जाति जनगणना या जनगणना केंद्र सरकार का ही अधिकार है। 1948 का जो सेंसस एक्ट है उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि ये अधिकार केंद्र सरकार को होगा, किंतु राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जो है जाति जनगणना बिहार में हुई, जिसके परिणाम जो है, इसकी रिपोर्ट जो है अक्टूबर 1923 में सरकार को मिल गई और उसमें यह पाया कि कुल जनसंख्या का 63%, 63% बहुत बड़ा होता है, जो हिस्सा है वो है पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों से का है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये कितना भयावह स्थिति है। और 13 करोड़ जनसंख्या बताई गई बिहार में, जो इस पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में आती है। वो क्या रहा है कि इसमें अब पिछड़ा अति पिछड़ा कई तरह की चीजें चल रही हैं। अफसोस है कि इस इतनी बड़ी एक्सरसाइज तो की बिहार सरकार ने 1923 में, किंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई कार्य योजना बनती, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसको हम उपयोग कर सकते थे। यस, जाति जनगणना के फायदे हैं और इससे हम सामाजिक उत्थान का एक रास्ता निकाल सकते हैं। अब इसी तर्ज पर 2023 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस कांग्रेस सरकार ने पिछड़ी जातियों को उनका हक देने के लिए और साथ ही साथ सामाजिक सद्भाव स्थापना के लिए जाति जनगणना करवाई। और ये जाति जनगणना कर्नाटक जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके माध्यम से करवाई गई। इस आयोग ने मई 2024 में 48 वॉल्यूम, 48 जिल्दों का 48 ग्रंथ की रिपोर्ट और साथ में 200 पृष्ठों की अनुशंसा पुस्तिका सरकार को प्रस्तुत कर दी, जिसे सरकार ने अस्वीकार करते हुए हाल ही निर्णय लिया है कि 22 सितंबर 1925 से 22 सितंबर 2025 से, ये 1925 2025 थोड़ा सा जबान फिसल गई, तो 22 सितंबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक अर्थात 15 दिवसीय पुनः जाति जनगणना वीक, मतलब ये सप्ताह कहें या से पखवाड़ा कहें, ये तय किया है। और ये जो सर्वे कार्यक्रम तैयार हुआ है उसमें इस बात के लिए निर्देशित किया गया है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को कि 30 अक्टूबर 2025 तक वो रिपोर्ट दे दे, ताकि उसके आधार पर सामाजिक न्याय या सामाजिक सद्भाव पैदा किया जा सके और पिछड़े लोगों को उनका हक दिया जा सके। वहाँ पर लड़ाई क्या है, वैसे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा ना, मुझे इतना मेरे पता है, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़े समुदाय है लिंगायत के अलावा उसमें भी और भेदिक लिंगायत है, एक बीड़ लिंगा है, एक बोक लिंगा है, और वे सब जो है मोर और लेस सोशल और कल्चरल जो परिवेश तो उनका एक जैसा है, किंतु उनमें कुछ थोड़े बहुत अंतर भी हैं। तो वो सब ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे का, इन लोगों को एक दूसरे हक मारा जा रहा है, तो कुछ को बाहर किया जाए या कुछ को अंदर लिया जाए, ये है असली विवाद। तो अब इस पर आगे देखते हैं कि राजनीति क्या रंग लेती है। अब जाति जो है भारतीय राजनीति का दिल बन गया है। नाउ इट इज हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अगर जाति है तो दिल धड़कता है, अगर जाति नहीं है तो दिल विहीन राजनीति हो जाएगी। अब राजनीति का दिल जाति और जातीय राजनीति बन चुकी है, और राजनीति के साथ ही ये जो जाति जनगणना है ये भी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और राजनीतिक मुद्दे का क्या असर होता है
ये देखिए आने वाला समय बताएगा। तो जाति का जो मुद्दा है ये बहुत संवेदनशील है, क्योंकि तो किसी की भी भावनाएं आहत होने में सेकंड न लगते हैं, और अगर भावना आहत हो गई तो उसके परिणाम भुगतने के लिए दूसरा समूह तैयार रहे, व्यक्ति भी तैयार रहे। विवादास्पद विषय भी है और एक मुश्किल बन गया है इस बारे में क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, और कुछ कहना ही भारी है। लेकिन चलिए, ना कहने से भी तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपको विचार तो करना ही पड़ेगा अगर हमें कोई नीति निर्धारित करनी है। तो जो 2024 के संसद के चुनाव थे उसमें तो, और राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए 2024 और 2023 के बाद से ही, उन सब में जाति जनगणना का मुद्दा छाया रहा। और खास तौर पर जो बीजेपी के विपक्षी दल हैं वे जनगणना करवाने उनका एक एजेंडा बन गया था, और कांग्रेस ने तो सबसे पहला ये लिया कि वो जो सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना करवाएंगे। किंतु सरकारों में लोग नहीं आ पाए अधिकांश जगह, कि राज्यों में आए तो उन्होंने कुछ एफर्ट्स मामूली किए। राजनीतिक दलों के साथ साथ समाज में भी जाति जनगणना के मुद्दों पर 2019 से हम देख रहे हैं उबाल दिखाई दे रहा है। हर आदमी सिद्ध करने चला है कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमको नहीं मिल रहा है, जबकि 1952 के परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत अगर आप सर्वेक्षण करें तो ये पाएंगे कि भाई जब निर्धारित किया गया कई चीजें, उनसे बियॉन्ड कैसे बढ़ी है जनसंख्या। ये एक अलग विवाद खड़ा कर देगा, इसलिए खैर इस पर मैं भी कोई बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ, जब नई संसद का गठन हुआ तो संसद में भी विपक्ष ने जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया और सड़कों पर भी जद्दोजहद हुई। राजनीतिक दलों के साथ साथ जो समाज में भी एक उबाल चल रहा था, क्योंकि SC ST OBC जो ऑलरेडी जिनको आरक्षण दिया हुआ है या जो आरक्षित समुदाय हैं उनमें भी आपसी विवाद हैं। वे आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण चाहते हैं, क्योंकि वे ये कहते हैं कि सर्टेन जाति को तो फायदा मिल गया और सर्टेन जाति को नहीं मिला। तो ये उनके बीच में अंदर की बात है। जब जाति जनगणना हो जाएगी तो वो विद इन दी रिजर्व कैटेगरी दे कैन क्लेम देयर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो जो उनकी समझ है, उनके विकास में जो बाधा आ रही है जाति जनगणना कारण के नहीं होने के कारण आ रही है, ये आएगा तो राह आसान हो जाएगी और उनको विकास का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। उनको जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा संस्थानों, सरकारी संस्थानों, सेवाओं, विधायिका और स्थानीय निकायों में भी अधिक स्थान मिल सकेंगे, ये एक आशा है। सच्चाई तो यह है कि सामाजिक आर्थिक असमानता को एक मुश्त हल करने का या मिटाने का सरकार की क्षमता के बाहर है। सरकार एक मुश्त इसको मिटा ही नहीं सकती, और अच्छी शिक्षा, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार नहीं दे सकती। ये समाज को भली भांति समझ लेना चाहिए, जो हालात अभी चल रहे हैं। तो जातीय जनगणना एकदम आर्थिक सामाजिक परिदृश्य को बदल देगी, इसकी संभावना तो कम है। हाँ, ये जरूर है कि जो सामाजिक सद्भाव खत्म होता जा रहा है, सामाजिक कटुता बढ़ रही है, उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि उनको ये आंकड़े ये एहसास कराएंगे कि भाई तुम्हारा हक इतना ही बनता है। तो जब जाति जनगणना हो जाएगी तो जाति जनगणना होने के बाद सबसे बड़ी चीज तो ये होगी कि SC ST और पिछड़े वर्गों के बीच गणित बैठाने में काफी तनाव उत्पन्न होगा। सहमति और सहमति चलेंगी। सहमति बनाने के लिए गर्मा गर्म बहस, जुलूस, प्रदर्शन, रैली, सभाओं का दौर जारी होगा, जो कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती भी हो सकता है। इसी तरह से आरक्षण समूह में जो आपसी विवाद हैं, जिसे जाति गणना से शांत करने के स्थान पर बढ़ने की संभावना है, मतलब विद इन दी जो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जैसे कह रहे थे हम तो और ज्यादा पिछड़ गए हैं, फला जाति का आदमी लोगों को ज्यादा लाभ मिल गया है, तो वो जो मामला है वो शांत होने के स्थान पर और बढ़ेगा। आरक्षित समूह जातियों के अधिक लाभ लेने का जो विवाद है उसमें लगेगा कि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की डिमांड होती है, तो वो और अच्छी स्थिति नहीं होगी। कुल मिला के जाति जनगणना जो है वह भी एक टेढ़ा कार्य है, क्योंकि एक तो सारा प्रारूप परिवर्तन करना पड़ेगा, फॉर्मेट चेंज करने पड़ेंगे। फिर जाति केवल हिंदुओं की जनगणना हो रही है या अन्य धर्मों में भी जातियां व्याप्त हैं? अन्य धर्मों में भी जातियां हैं, उनका भी जाति पूछी जाएगी, उनकी जाति भी दर्ज करी जाएगी। इसके अलावा लो कास्ट कॉलम भी रखना होगा कि जो लोग जाति में विश्वास नहीं करते या जाति छोड़ना चाहते हैं
उनका भी पता चल जाए कितने लोग जो जाति में विश्वास नहीं करते, तो ये भी कॉलम रखना पड़ेगा। दूसरा एक ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम हुई है कि कुछ उत्तरदाता जो हैं अपनी जाति के स्थान पर उपजाति पर ही जोड़ देंगे और वो उपजाति को ही अपनी जाति दर्ज कराएंगे, इससे जातियों की संख्या बढ़ेगी। तो एक ऐसा पिटारा खुल जाएगा जातियों की संख्या का। मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि अकेले मंडल कमीशन ने जो पिछड़ी जातियों की लिस्ट तैयार की थी वो लगभग 24,000 है, 23,099 कुछ इस तरह से है। तो 24,000 जातियां केवल ओबीसी में लिस्टेड हो चुकी हैं। तो आप सोचिए कि अभी तमाम जाति जनगणना होगी तो क्या होगी, संख्या बढ़ेगी तो उतने ही ज्यादा विवाद होंगे। इससे प्रश्न ये है सबसे बड़ा कि जो जनगणना का जो भी इससे फायदा है वो उसके स्थान पर एक समस्या सबसे अधिक आएगी कि जो जनसंख्या का जाति का जो पहचान मतलब जो जाति जनगणना है ये पहचान की गिरफ्त में आ सकती है। आइडेंटिटी ट्रैप क्या है कि जो जाति जनगणना है तो उसमें क्या है कि जब जाति महत्वपूर्ण हो गई तो व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के ऊपर जाति को पर वो जोड़ देगा, तो जाति फिर समाज और उसके बाद राज्य। तो आप ये देखें कि यदि ये जो जाति जनगणना है इससे एक आइडेंटिटी ट्रैप अगर हो गया, मतलब पहचान की गिरफ्त में आ गया ये पूरा जाति जनगणना का मामला, तो अर्थ के जगह अनर्थ होने की संभावनाएं हैं। तो इससे क्या होगा कि समाज एकजुट होने के स्थान पर और बिखरेगा। तो बनाया किया इसलिए जाति जनगणना को कि जाति जनगणना ना होने के कारण जो लोग वंचित लोग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं, अनिजी महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक हमको नहीं मिल रहे हैं। तो उसका तो निर्धारण हो जाएगा और अगर कहीं कोई 19-20 है तो भी सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन जो तमाम दूसरी और ऑपरेशनल और नए जो मोर्चे खुलेंगे वो एक थोड़ा चिंता का विषय है। तो मेरा कहना यह है कि मैं कोई ये नहीं कह रहा कि जाति जनगणना क्यों ड्रॉप क्यों की गई थी, इस पर मैंने बताया पहले वीडियो में। इसको क्यों शुरू किया गया, अब इसके कारण कितने वैलिड हैं ये आप तय करें और ये रिपोर्ट आएगी, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि अभी तो 2027 में ये जाति जनगणना होगी, इसके मार्ग में और भी अवरोध आएंगे, कई तरह के कानूनी दापेच भी इसके अगेंस्ट हो सकते हैं, ना भी हो। तो ये मैं नहीं कहता कि होंगे ही, तो लेकिन इसमें दिक्कतें तो आएंगी। अच्छा, अब क्या है कि अगर वास्तव में गंभीरता से जाति जनगणना को अपडेट किया जाता है तो अच्छा है, इसको किया जाना चाहिए। क्योंकि 1931 के बाद इसे नहीं किया गया, लगभग 1 सदी होने को है और जातियां खत्म नहीं हुई, कमजोर नहीं हुई, बल्कि और ताकतवर हुई हैं। तो इसलिए उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान सरकार के लिए तो है लेकिन वो समाज के लिए भी है। तो जब समाज की डिमांड ही हो रही है कि हमको जाति जनगणना चाहिए, तो फिर एक सीमा से ज्यादा सरकार भी इसको रजिस्ट नहीं करेगी। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जाति जनगणना हो वो एक तो निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि उसमें किसी तरह के ये प्रश्न ना उठे कि इसको जो है किसी तरह से छेड़छाड़ की गई है और आंकड़े गलत लाए गए हैं। दूसरा क्या है कि निश्चित तौर पर जातीय जनगणना आज की उसकी आवश्यकता अनुसार निष्पक्ष नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, निष्पक्ष नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर जातीय पक्षपात पर चलेंगे तो वो तो और दिक्कत खड़े होगी। किंतु इसको इसके जोखिम और खतरों से सावधान रहना होगा। सरकार और समाज को पहले से सावधान और तैयार रहना होगा ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो और जिन पवित्र उद्देश्यों से जाति जनगणना करवाई जा रही है वो पूर्ण हो और उससे जो वांछित उद्देश्य हैं उसके वे पूरे हों। नमस्कार।